नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने इन खूबसूरत गैलेक्सी यानी आकाशगंगा और सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल के बारे में तो कई बार एवेंजर जैसी सुपर हीरो मूवीज में देखा होगा और कई पढ़ा होगा, पर आपने कभी यह सोचा है कि इस विशाल ब्रह्मांड तथा इसमें वास्तव करने वाली अरबों गैलेक्सीज और खरबों सोलर सिस्टम और इनमें से एक सोलर सिस्टम जिसमें एक ग्रह पृथ्वी जिस पर हम मनुष्य का अस्तित्व है, इन सब का निर्माण कैसे हुआ होगा और किस कारण यह निर्माण हुआ और क्या यह ब्रह्मांड ही सब कुछ है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए चैनल में और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बातों को जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, सन 1609 में खगोल शास्त्री, भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ गैलीलियो गैलीली, जिन्हें द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी कहा जाता है, उनकी दूरबीन की खोज ने खगोल वैज्ञानिकों को इस खूबसूरत और रहस्यमय ब्रह्मांड को जानने का एक नया नजरिया दिया, जिसके चलते विज्ञान इतना उन्नत हो गया कि वैज्ञानिकों ने इस बढ़ते और विराट ब्रह्मांड को नापने के लिए एकक बनाया, जिन्हें हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर के नाम से जानते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सौरमंडल में स्थित ग्रहों की दूरी नापने में मदद करता है और लाइट ईयर इस विराट और बढ़ते ब्रह्मांड की दूरी नापने में मदद करता है। दोस्तों, ब्रह्मांड में कोई भी घटक प्रकाश की गति से तेज यात्रा नहीं कर सकता और प्रकाश की गति इतनी होती है कि वह एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का अंतर काटता है और एक साल में 9,460 अरब किलोमीटर का अंतर काटता है। आज हमने इस विज्ञान की देन के कारण इस विशाल ब्रह्मांड में 46 अरब लाइट ईयर दूर तक और इस दृश्य ब्रह्मांड का 4% हिस्सा देखने में सफल हुए हैं। पर दोस्तों, अब सवाल यह था कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। सदियों से कई वैज्ञानिक सिद्धांत और मिथकों ने हमें इसकी रहस्यमय उत्पत्ति को समझाने की कोशिश की है, परंतु सन 1927 में बेल्जियम कॉस्मोलॉजिस्ट और कैथोलिक प्रीस्ट जॉर्ज लैमेट्रे द्वारा दिए गए और कई वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकृत मान्य सिद्धांत द बिग बैंग थियरी है। लैमेट्रे ने आइंस्टाइन की थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी पर आधारित एक समीकरण बनाया, जिसे फ्रेडमैन लैमेट्रे रॉबर्टसन वॉकर कहा जाता है। दोस्तों, स्क्रीन पर जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, उसे हम यूनिवर्स की हर एक चीज़ को समझ सकते हैं। यह इक्वेशन हमें इस बढ़ते ब्रह्मांड की दिशा बता सकता है। वर्तमान समय में ब्रह्मांड की दिशा और गति बताने में मदद करता है। शुरुआत में लैमेट्रे की इस थियरी का कई वैज्ञानिकों ने विरोध किया और फ्रेड होयल उनमें से एक थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैज्ञानिक परीक्षणों से यह सामने आया कि लैमेट्रे की बिग बैंग थियरी ही सही है और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की खोज के बाद लैमेट्रे की थियरी को मान्य सिद्धांत का दर्जा दिया गया। बिग बैंग थियरी के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले हुई, एक गर्म और असीम रूप से घने बिंदु के रूप में, जिसे सिंगुलैरिटी भी कहा जाता है। यह बिंदु केवल कुछ मिलीमीटर चौड़ा और एक सुपरचार्ज ब्लैक होल के समान था। इस वक्त किसी भी भौतिक विज्ञान के नियम तथा स्पेस और टाइम, इन सब का कोई भी वजूद नहीं था। दोस्तों, अगर हमें ब्रह्मांड का निर्माण के बारे में जानना होगा तो हमें आज से करीब 13.8 अरब साल पीछे जाना होगा। स्क्रीन पर जो आप बिंदु देख रहे हैं, यही एक गर्म और अपार घनत्व वाले बिंदु में किसी अज्ञात कारण एक महाविस्फोट हुआ और इस विस्फोट के साथ हमारे इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ। यह विस्फोट इतना भयंकर था जिसके कारण ब्रह्मांड का तापमान 1000 खरब डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस विस्फोट के कारण ब्रह्मांड का विस्तार तेजी से होने लगा और उसी के साथ सभी पदार्थ, ऊर्जा, अंतरिक्ष और समय का निर्माण हुआ। बिंदु में हुए विस्फोट के 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से के बाद के टाइम को प्लैंक टाइम कहा जाता है और इतने कम समय में ब्रह्मांड का तापमान तेजी से गिरा। जो विस्फोट के समय 1000 खरब डिग्री सेल्सियस था, वह अब 1 माइक्रोसेकंड होते होते 10 अरब तक हो गया था। दोस्तों, फिर शुरुआत होती है डार्क टाइम। दोस्तों, बिग बैंग की घटना होने के बाद लगभग 4 लाख साल तक कोई भी रोशनी इस ब्रह्मांड में नहीं थी। ना कोई ग्रह था, ना कोई सूर्य, ना कोई आकाशगंगा और ना ही कोई जीवन अस्तित्व में था, क्योंकि बिग बैंग के बाद सारे पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में थे, जिसमें सारे पार्टिकल गति कर रहे थे और ऐसा लगभग 4 लाख सालों तक चलता रहा। और ब्रह्मांड का तापमान जो बिग बैंग के समय बढ़ा था, अब वो धीरे धीरे कम होता चला गया। बिग बैंग विस्फोट के बाद 2 प्रमुख चरण थे।
जिन्हें द रेडिएशन ईरा और द मैटर ईरा कहा जाता है। रेडिएशन ईरा यह युग छोटे चरणों से बना है जिसे इपॉक्स कहते हैं। रेडिएशन एरा का सबसे पहला चरण द प्लैंक इपॉक, जो इन सब में से पुराना है। इस समय ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ मौजूद नहीं था, केवल ऊर्जा थी। और इस चरण के अंत में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण जैसी महाशक्ति प्रकृति की 4 शक्तियों से अलग हो गई। इसके बाद आता है द ग्रैंड यूनिफिकेशन इपॉक। इस एकीकरण के युग का अंत होते होते स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी प्रकृति की शेष 3 शक्तियों से अलग हो। फिर शुरू हुआ द इन्फ्लेनेटरी इपॉक, जिसके दौरान ब्रह्मांड का तेजी से विस्तार हुआ। लगभग तुरंत यह एक परमाणु के आकार से बढ़ा और इसने इलेक्ट्रॉनों, क्वार्कों और अन्य कणों के साथ मंथन किया। फिर आया द इलेक्ट्रिक युग यानी द इलेक्ट्रिक इपॉक। इस युग का अंत होते होते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर फोर्स भी सुपर फोर्स से अलग हो गए। अगले चरण के दौरान क्वार्क युग में ब्रह्मांड के सभी अवयव मौजूद थे, परंतु ब्रह्मांड अभी भी बहुत गर्म और घना था सब एटॉमिक पार्टिकल के निर्माण करने के लिए। फिर हाइड्रॉन युग में ब्रह्मांड काफी ठंडा हो गया, जिसके कारण क्वार्क्स आपस में बंध के प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का निर्माण कर सके। द रेडिएशन ईरा के अंतिम 2 चरणों में, जिसे हम लेप्टॉन एंड न्यूक्लियर इपॉक बोलते हैं, इसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ने आपस में फ्यूज होकर न्यूक्लियाई का निर्माण किया और ऐसा करते हुए उन्होंने हेलियम यानी कि ब्रह्मांड का सबसे पहला रासायनिक तत्व बनाया। तत्वों को बनाने की ब्रह्मांड की इस नई क्षमता के कारण शुरुआत हुआ द मैटर ईरा। इस युग में सबसे पहले था एटॉमिक इपॉक यानी परमाणु। इस युग में सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियाई के साथ बंध गए और बनाया हाइड्रोजन, ब्रह्मांड का दूसरा रासायनिक तत्व। इसके बाद गैलेक्टिक इपॉक यानी गैलेक्टिक युग में हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स ने मिलकर न्यूक्लियर फ्यूजन से ब्रह्मांड के पहले तारे का निर्माण किया और फिर धीरे धीरे कई तारों का निर्माण हुआ, जिसके चलते ग्रेविटेशनल फोर्स और भी ज्यादा मजबूत हो गया, जिसके कारण तारों को एक दूसरे के पास लाकर इनका समूह बना दिया गया, जिसे हम गैलेक्सीज कहते हैं। और इसी प्रक्रिया के चलते निर्माण हुआ हमारे गैलेक्सी का, जिसे हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं। और आखिर में आया द स्टेलर इपॉक। इस युग में जैसे ही हाइड्रोजन और हीलियम से बने एक तारे का अंत हुआ, तो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे रासायनिक तत्व अस्तित्व में आ गए। इन तत्वों के अस्तित्व में आने के कारण ब्रह्मांड डस्ट पार्टिकल यानी धूलिकण से भर गया और ग्रेविटी के कारण यह डस्ट पार्टिकल एक दूसरे से जुड़ गए, और जिसके कारण ब्रह्मांड में ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और कई सारे उल्कापिंडों का निर्माण हुआ। ऐसे करीब 9 अरब सालों तक यह प्रक्रिया चलती रही और ऐसे ही एक घटना के चलते करीब 4.5 अरब साल पहले एक नेबुला के दह जाने से निर्माण हुआ हमारे सौरमंडल का, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। और इसी प्रक्रिया के चलते एक तारा बना और इतना तापमान बढ़ा, जिसके कारण न्यूक्लियर फ्यूजन की शुरुआत हो गई और निर्माण हुआ हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म तारा, जिसे हम सूरज के नाम से जानते हैं। सूरज के निर्माण के बाद हुए एक बड़े और तेज सौर पवन के विस्फोट के कारण सौरमंडल में उपस्थित सारे धूलकण सौरमंडल से बाहर जा फेंके और सिर्फ 8 ग्रह और उपग्रह हमारे सौरमंडल में बच गए, जो कि आकार में बड़े थे। और दूसरी तरफ सौरमंडल में गैसों के ग्रह बन चुके थे, जैसे जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह, सैटर्न यानी शनि ग्रह, यूरेनस यानी अरुण ग्रह और नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। और सौरमंडल में दूसरी तरफ ठोस सतह वाले ग्रहों का भी निर्माण हुआ, जैसे मरकुरी यानी बुध ग्रह, वीनस यानी शुक्र ग्रह, मार्स यानी मंगल ग्रह और आखिर में हमारी प्यारी सी धरती, जिस पर आगे चल के जीवन की शुरुआत हुई। दोस्तों, हमने इस ब्रह्मांड से जाना कि कोई भी चीज़ ना ही स्थित है और ना ही निरंतर। हर एक चीज़ का अपना एक समय है, भले वो थोड़ा हो या लंबा, परंतु अंत तो सबका होना है, स्वयं हमारे ब्रह्मांड का भी, क्योंकि अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है और उत्पत्ति और अंत का यह सिलसिला तो चलता रहेगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। तो आशा है दोस्तों आप सभी को आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक, शेयर और नीचे कमेंट जरूर करना। और पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इसी टॉपिक के साथ मिलता हूँ आपको यूएफओ की अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।